हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 10 हमें बताता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिजाइन। कोई भी ऐसी चीज जो कि कही गई है या करी गई है एक किसी कॉमन डिजाइन या फिर एक कॉमन इंटेंशन के साथ कॉन्स्पिरेसी करके, ठीक है। तो अब हम लोग इसे बैराक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, जब कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड होता है इस बात पर विश्वास करने के लिए कि दैट टू और मोर पर्सन्स हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करके टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की है या कोई एक्शनेबल रॉन्ग कमिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की है। Anything said, done or written by one of or such persons, कोई भी चीज लिखी गई है, कही गई है या करी गई है, ठीक है, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, किसी ऑफेंस को लेकर के। मान लो जैसे मर्डर करना है, ठीक है, तो अब ये मर्डर क्या है, 4-5 लोग मिलकर के किसी एक का मर्डर करना चाहते हैं। एक कॉमन इंटेंशन क्या है उनका कि उसका मर्डर करना है। मान लो ABCD है, वो X का मर्डर करना चाहते हैं, तो ये आपस में जितनी चीजें करेंगे, ठीक है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी जितनी भी चीजें करेंगे या कहेंगे तो वो सारे फैक्ट्स जो होंगे वो रेलेवेंट होंगे, ठीक है। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम इज अ रेलेवेंट फैक्ट, जो जिस किसी ने भी उस कॉन्स्पिरेसी को पहले एंटरटेन किया वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। As against each of the persons believed to so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it, या फिर कोई भी पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी की पार्टी है, तो ये सारे फैक्ट्स जो होंगे वो रेलिवेंट होंगे। तो इस बैराक की लैंग्वेज में जो चीजें लिखी हुई है उसमें क्या समझ में आया, क्या चीज रेलिवेंट होगी। एनीथिंग सेड, डन और रिटन by any person involved in the conspiracy in reference to a common intention, कोई भी चीज अगर कही गई है, करी गई है, कोई एक्ट हुआ है या कोई चीज लिखी गई है और उसमें काफी सारे लोग, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व है किसी एक कॉमन चीज को अंजाम देने के लिए एक कॉमन इंटेंशन के साथ, तो वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन, क्या कंडीशंस हैं कि ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है किसी चीज के ऊपर। रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्व, रीजनेबल ग्राउंड्स है कोर्ट के पास ये बिलीव करने के लिए, इस बात पर विश्वास करने के लिए कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति इस चीज में इन्वॉल्व थे। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस या फिर एक्शनेबल रॉन्ग, किस चीज के लिए इन्वॉल्व थे, किस चीज में के लिए आपस में कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए या फिर किसी एक्शनेबल रॉन्ग के लिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है, इस सेक्शन में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, वो है थ्योरी ऑफ एजेंसी। एवरी कॉन्स्पिरेटर इज एजेंट, हर वो कॉन्स्पिरेटर जो इन्वॉल्व है वो एजेंट है टू कैरी ऑन द ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉन्स्पिरेसी को कैरी ऑन करने के लिए। हर वो कॉन्स्पिरेटर एक एजेंट है जो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाना, ठीक है। अब एक केस लॉ है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर AIR 1940, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या होता है, 4 लोग होते हैं। सबसे पहला वो होता है A, जिसको हायर किया गया होता है H के मर्डर के लिए। पहला होता है A, जिसको हायर किया गया होता है H के मर्डर के लिए। अब बात आती है किसने हायर किया है, H यानी कि हस्बैंड, यहाँ ये H मतलब हस्बैंड और W मतलब वाइफ, तो वाइफ ने हायर किया होता है A को टू किल हर हस्बैंड, ठीक है। किसके साथ, समझ रहे हो, कोई एक B व्यक्ति होता है उसके साथ, ठीक है। अब क्या है कि जब ये सारी प्रोसीडिंग शुरू होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने वाइफ कहती है कि अगेंस्ट, यानी कि B के अगेंस्ट बोलती है कि ये भी मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। वो B के अगेंस्ट ऐसी सारी बातें करती है कि ये मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व था, तो इसको भी बराबर की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये चीज एडमिसिबल नहीं होती अंडर सेक्शन 10। भाई उसने तो इसमें कहा कि भाई हम दोनों ने साथ में मिलकर किया या कॉन्स्पिरेसी थी, एक तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन क्या होता है कि इसमें माना नहीं जाता, ये जो चीज जो उसने कही थी, जो स्टेटमेंट उसने दिया था, ये रेलेवेंट नहीं माना जाता है, एडमिसिबल नहीं है अंडर सेक्शन 10।
but it was not admissible under section 10 because the statements were in reference to past acts. जो कुछ भी स्टेटमेंट उसने दिए वाइफ ने, वो जो सारे पिछले मतलब पास्ट से रिलेटेड थे, कुछ भी प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं था, कंटिन्यूएशन की कॉन्स्पिरेसी की कंटिन्यूएशन में नहीं था कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो कहने का मतलब ये है कि जब कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो गई है, अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, तो वो एडमिसिबल नहीं है अंडर सेक्शन 10, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग इसे समझते हैं कि देखो कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाने के बाद जो कुछ भी उसने कहा, जो कुछ भी उसने स्टेटमेंट दिए वाइफ ने, वो कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाने के बाद दिए। तो जब कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाने के बाद दे रहे हैं तो वो सारे स्टेटमेंट्स एडमिसिबल नहीं होते हैं। सेक्शन 10 में सिर्फ वही स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होंगे जो कि कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू होने की ड्यूरेशन में कहे गई हैं, करे गए हैं या लिखे गए हैं, ठीक है। फिर से एक बार कि सेक्शन 10 में कौन सी चीजें एडमिसिबल होंगी, कौन से स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होंगे कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, तो जो कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू होने में कहे गए हैं, जब कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसी वक्त अगर कोई स्टेटमेंट्स कहे गए हैं तो वो ही एडमिसिबल होंगे अंडर सेक्शन 10, वो चाहे भाई कहे गए हो, लिखे गए हो या किए गए हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।